ये कहानी काल्पनिक या सच्ची घटना से प्रेरित भी हो सकती है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार के अंधविश्वास या काला जादू का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। इस कहानी के माध्यम से हम किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। कृपया कहानी को केवल मनोरंजन के उद्देश्य से ही सुनें। कमजोर दिल वाले या बच्चे बूढ़े इसे न सुनें। हमने कहानी के पात्रों और स्थान के नाम बदल दिए हैं ताकि कहानी सुनते वक्त किसी को कोई परेशानी ना हो। इससे पहले कि हम कहानी की ओर बढ़ें, स्वागत है आपका अपने चैनल अनकही में। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे हमारा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आपके और हमारे बीच संबंध बने रहें। तो आइए चलते हैं कहानियों की दुनिया में। शाम का साया हर तरफ फैल रहा था। दूर दूर के लोग अपनी अपनी मंजिल की ओर रवाना हो रहे थे। सभी लोग जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहते थे। चिड़ियां अपने घोंसले तक पहुंचने की फिराक में थीं। ऐसे में वो वहां बेचारों की तरह अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। उसका ऑटो धूल में सना हुआ बिल्कुल ही टूटा हुआ मालूम हो रहा था। न जाने वो इतना साफ करने के बावजूद भी इतना गंदा क्यों हो जाता था। वो दुख से ऑटो के बगल में बैठा उस पर नजर दौड़ाते सोच रहा था। दूर दूर तक उसे कोई सवारी नजर नहीं आ रही थी। न जाने क्यों उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। सुबह से शाम तक एक भी सवारी नहीं मिली थी। उसकी ओर लोग तो आते लेकिन दूसरी ओर मुंह कर चले जाते। लोग आते और साथ वाले रिक्शा में बैठकर अपनी अपनी मंजिल पर रवाना हो लेते। न जाने मेरे रिक्शे की कब बारी आएगी, उसने दिल में सोचा। अचानक दूर से एक आदमी उधर ही आता दिखाई दिया। आदमी कोई मुसाफिर मालूम हो रहा था। उसने देखा तो अंधेरा तो इतना फैल चुका था कि आसपास अब रिक्शा नहीं बचे थे। उसे पूरे दिन में अपने घर से रिक्शे के यहां लाने तक जो खर्चा हुआ था उस आदमी से पूरा होने का चांस नजर आ रहा था। जैसे जैसे वो आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा था वो खुशी से फूला समा रहा था। आदमी उसके करीब आया। ईशान ने उससे उसके पास आने की वजह पूछी। वो आदमी दुखी से लहजे में बोला, मैं बहुत दूर दराज के इलाके से यहाँ आया था, लेकिन यहाँ आते ही मुझे डाकुओं ने घेर लिया और मेरा सारा सामान मुझसे छीन लिया। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊं और कैसे जाऊं। वो आदमी इतने दुख भरे लहजे में बोल रहा था कि ईशान को अपने सारे दुख भूलकर उसके ऊपर तरस आने लगा। आदमी की आंखें भी नम हो गई थीं। आप फिक्र न करें, आपको कहाँ जाना है, मैं आपको छोड़ देता हूं। ईशान ने जल्दी से उसके सामने अपनी बात रखी। उस आदमी ने ईशान के रिक्शे की तरफ देखा। उसके चलने के तो कोई आसार नजर ही नहीं आ रहे थे, लेकिन ईशान ने जगह का एड्रेस पूछा जो उसके घर के थोड़ा करीब ही मालूम हो रहा था। ईशान ने उसे वहां पहुंचाने की हामी भर दी और एड्रेस देखते हुए जल्दी से रिक्शे में बैठ गया। ईशान ने अपना रिक्शा स्टार्ट किया। वो उसे लेकर मंजिल की तरफ रवाना हो गया। उसकी मंजिल के दरमियान एक घना जंगल भी आता था। उसका घर शहर से हटकर था। वहां की आबादी शहर से कुछ कम ही थी। आखिरी में वो शहर आता था। उसे वहां जाने के लिए इन जंगलों के पास से गुजर कर जाना होता था, जहां कई सारी झाड़ियां रास्ते के बगल में मौजूद थीं। उसके दादा ने उसे बताया था कि ये झाड़ियां कई अरसे से मौजूद हैं। इन झाड़ियों में जो खो जाता है वो कभी लौट के नहीं आता, वो मुश्किल से ही वापस आता है। लेकिन उसे ये सारी बातें मजाक लगती थीं। वो सोचता था कि ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब खुद से बनाई हुई बातें हैं। वो चुपचाप अपनी मंजिल की तरफ बढ़े जा रहे थे। ईशान को पहले कभी इतनी देर नहीं होती थी, क्योंकि पहले एक दो ग्राहक आ जाते तो वो टाइम से घर चला जाता कि चलो पेट्रोल के पैसे तो पूरे हुए। लेकिन आज वो सुबह से देख रहा था कि हर तरह से उसे मायूसी हो रही थी, क्योंकि सुबह से ही किसी सवारी ने उसके रिक्शे को नहीं पूछा था। उस मुसाफिर की वजह से उसे घर लौटना पड़ रहा था। वो लोग उन झाड़ियों के पास से गुजर रहे थे। रात में हर तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। रात ने हर चीज को खुद में समा लिया था। चेहरे में चिंता लिए वो अपने घर जाने की पूरी कोशिश कर रहा था कि कैसे वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। वो जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहता था ताकि मुसाफिर को भी कहीं पहुंचा दे। वो इन झाड़ियों के पास से गुजर रहे थे। हर तरफ खामोशी और सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही वो इन झाड़ियों के नजदीक पहुंचा तो रिक्शा एकदम से बंद हो गया। वो हैरान रह गया कि उसके रिक्शे में तो कोई खराबी नहीं थी। अब उसका चेहरा भी उतर चुका था। आखिर क्या खराबी हो सकती है? उसके चलने का अंदाज भी हताशी से भरा था। खैर, वो जल्दी से रिक्शे से नीचे उतरा और उसमें हुई खराबी देखने लगा। उसके पास कोई लाइट नहीं थी। उसने छोटा सा जेब में पड़ा मोबाइल निकाला और उसकी थोड़ी सी रोशनी में देखने लगा। उसके टायर बिल्कुल ठीक थे। वो हैरान हुआ कि सब तो ठीक है
तो फिर खराबी कहां पर है। उसने दोबारा रिक्शा चलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं चला। क्या हुआ? मुसाफिर ने भी उसे चुप और परेशान खड़े देखकर पूछा। न जाने, रिक्शे में कोई खराबी दिखाई नहीं दे रही। फिर पता नहीं ये क्यों नहीं चल रहा। तो अपने रिक्शे की मरम्मत करवाओ ना, उस मुसाफिर ने उसके रिक्शे की हालत देखकर कहा। भाई, इतने पैसे नहीं हो पाते जो मैं इसकी मरम्मत करवा सकूं। मेरे इस रिक्शे में तो कोई बैठना भी पसंद नहीं करता। इतनी देर तो मैं इंतजार में खड़ा रहता हूं, लेकिन कोई भी सवारी हाथ नहीं आती। वो परेशान सा उसे बताने लगा तो मुसाफिर को उस पर तरस आ गया। मैं आपको अपनी वजह से मुसीबत में डालना तो नहीं चाहता, मगर मेरे पास पैसे होते तो अभी आपको किराया जरूर देता, लेकिन मैं खुद मजबूर हूं। ईशान ने फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी किस्मत ने साथ दे दिया और रिक्शा स्टार्ट हो गया। लेकिन तभी झाड़ियों में सरसराहट का एहसास हुआ। उसे लगा कि वहां से कोई निकल रहा होगा। ईशान हैरान हुआ कि रात के इस वक्त वहां कौन हो सकता है, लेकिन उसने इस बात पर गौर करने के बजाय अपने रिक्शे को तेज रफ्तार से भगा दिया और अपनी मंजिल की तरफ जाने लगा। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वो हैरान था कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। उसने दिल ही दिल में इधर उधर के ख्याल सोचकर खुद को तसल्ली दी। मुसाफिर को उसकी मंजिल पर पहुंचाकर वो अब जितना जल्दी हो सके अपने घर जाना चाहता था। उसे घर पहुंचते पहुंचते रात के लगभग 10 बज चुके थे। सर्दियों की इन रातों में लोग अपने अपने घरों में दुबक कर आराम कर रहे होंगे। कुछ देर बाद वो जैसे ही घर पहुंचा, घर में एक नया हंगामा जैसे उसका इंतजार कर रहा था। हंगामा दरअसल यह था कि उसकी बीवी आज फिर अपनी सास से लड़कर मायके चली गई थी। जब उसने ये सुना तो एक नया दुख उसे फिर से अपनी लपेट में ले चुका था। वो परेशान हो गया था। एक तो उसकी बीवी, ऊपर से उसको कारोबार की टेंशन। आखिर कितना एक आम इंसान भला सह सकता है। उसकी बीवी उसका जरा भी लिहाज नहीं करती थी और हर दूसरे दिन किसी न किसी से लड़कर मायके चली जाती और अपनी मां के आंचल में बैठ जाती। उसे मनाना भी एक बहुत मुश्किल काम था। वो थका हारा हुआ था। अपनी बीवी की इस हरकत से परेशान उसने अपनी भूख को भी काबू किया और अपने कमरे में चला गया। एक भाभी थी, वो भी उसकी बीवी की वजह से उससे कड़वी जुबान में ही बात करती थी। भाभी ने केवल अपने लिए खाना बनाकर अपने कमरे में रख लिया था, लिहाजा ईशान के लिए आज खाने का कोई चांस नहीं बनता था। यानी कि आज ईशान के लिए खाना नहीं बचा था। वो ऐसे ही थका हारा जाकर लेट गया और न जाने कब इन्हीं विचारों की उलझनों में पड़ा हुआ सो गया। वो बेहद परेशानी में सो गया और यूं ही उसे अपनी गहरी नींद के बीचों बीच एक ख्वाब आया। ख्वाब में भी वो बहुत दुखी था। वो क्या ख्वाब देखता है कि वो एक दिन वीरान जगह पर अकेला खड़ा हुआ है। अचानक से वहां एक रोशनी की किरण दिखाई देती है। वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है और भागता रहता है। आखिरकार जब वो उसे पकड़ने में नाकाम हो जाता है, तभी वो थक कर बैठ जाता है। लेकिन रोशनी की किरण खुद चलकर उसके पास आती है। वो उसे हासिल करके वहां से उठकर बहुत खुश होता है। इसके साथ ही उसकी आंख खुल जाती है और वो अपने ख्वाब के बारे में सोचता है कि ये कैसा सपना था। वो इसी सोच में गुम था और कपड़े जो उसकी बीवी हर हफ्ते पहले ही प्रेस करके रख देती थी, चेंज करने लगा। तभी अचानक अपने छोटे भतीजे की चीख और रोने की आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने परेशानी में बाहर आंगन में झांका तो भाभी उसे थप्पड़ जड़ रही थी और वो अपने बचाव के लिए चारों तरफ देख रहा था। ईशान से रहा नहीं गया तो वो भाभी के पास गया और बच्चे को पीटने की वजह पूछने लगा। भाभी, क्या हुआ है? क्यों मार रही हैं आप? उसने भतीजे को खींचकर अपने साइड कर लिया। उसका भाभी से इतना पूछना ही था कि जैसे भाभी तो पहले से ही तैयार बैठी थी। वो गुस्से से बोली, अरे रहने दो मियां, तुम बस अपनी बीवी और उसकी जुबान संभाल लो, वही काफी है। बड़े आए बच्चों की तरफदारी करने, उनको संभालने वाले। ईशान का दिल बेहद दुख से भर गया। मैंने तो यूं ही पूछा था। ईशान का तो जी भरकर शर्मिंदा सा हो गया। मैं अच्छे से जानती हूं तुम्हारी बीवी के चाल चलन को। बस तुम्हें 2 वक्त की रोटी पकाकर देने के बहाने हैं सब। हर रोज मायके जाकर बैठ जाती है। न उसे कोई लाज हया है न तुम्हें। आजकल के दौर में भी कोई किसी को पकाकर खिलाता है? आजकल तो अपना ही गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। भाभी न जाने क्या क्या कह रही थी, लेकिन उसका दिमाग सिर्फ एक ही बात पर अटक गया था कि खाना आज भी नहीं मिलने वाला। यही सब दिल में समेटे वो बाहर निकल गया। भूख बहुत लगी हुई थी, लेकिन जेब में एक पैसा भी नहीं था जिससे वो कुछ खरीद कर खा लेता। उसे बेहद दुख तो हो ही रहा था, लेकिन वो इसी हालत में अपना रिक्शा लेकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया।
आज फिर वो शहर के उसी स्टॉप की ओर रवाना हो रहा था। सड़क किनारे मौजूद उन्हीं झाड़ियों की तरफ उसकी फिर नजर पड़ी, लेकिन डर का कोई असर नजर नहीं आया। वो हैरान था कि रात के वक्त तो ये झाड़ियां इतनी खौफनाक और डरावनी हो जाती हैं जैसे इनमें जान आ गई हो, और दिन के वक्त तो बिल्कुल खामोश लगती हैं। वो यही बात दिल में सोचता हुआ अपने स्टॉप पर चला गया। काफी वक्त गुजर गया, लेकिन आज भी कोई सवारी का आसार नजर नहीं आ रहा था। दोपहर के 1 बज चुके थे। इंतजार में बैठा हुआ मायूस हुए जा रहा था कि तभी उसे दूर से वो कल वाला आदमी आता हुआ दिखाई दिया। भूख से उसका बुरा हाल था, लेकिन वो क्या करता। वो बहुत परेशान हालत में बैठा हुआ था। वो आदमी खुशी से चहकता हुआ उसके पास आया। आज उस आदमी ने सफेद सूट पहना हुआ था। सूट इतना चमक रहा था कि साथ में उसका चेहरा भी वैसे ही रोशन लग रहा था। ईशान भी कुछ देर तो उसे देखकर हैरान रह गया। उस आदमी के हाथ में एक डब्बा था। उसे वो ईशान की तरफ बढ़ाने लगा। ईशान उसे देखकर हैरान रह गया। वो बोला, ये क्या है? मैंने तुम्हें कल बताया था कि डाकुओं ने मुंह से सब छीन लिया था, तो मेरे दोस्त ने मेरे साथ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दी, तो वो डाकू पकड़े गए और मेरी हर चीज उन्होंने वापस कर दी। आज मैं बेहद खुश हूं। मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूं। तुमने जो मेरी उस दिन मदद की थी, बस तुम्हें धन्यवाद देना चाहता था। उसने वो डिब्बा ईशान को बढ़ाते हुए कहा, शायद तुम भूखे होंगे तो मैं कुछ लाया हूं तुम्हारे लिए। डब्बा खोलकर देखा तो अंदर बिरयानी देखकर उसकी भूख जाग उठी। पहले तुम खाना खा लो, फिर चलते हैं। मैंने सोचा दोपहर हो गई है, तुमने कुछ खाया नहीं होगा, मुसाफिर ने फिक्रमंदी से कहा। तो ईशान की आंखें नम हो गईं। कोई अजनबी इस कदर अपना कैसे महसूस करा सकता है? एक अजनबी को इस कदर एहसास कैसे हो सकता है? मुसाफिर रिक्शे से उतरकर उसे जेब से पैसे निकाल कर देने लगा। उसने जब 1000 का नोट निकाला तो ईशान देखकर हैरान रह गया। ये क्या? उसने कहा, ये पैसे मैं कोई मदद के तौर पर नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हें तुम्हारा किराया दे रहा हूं, कल का और आज का, इसलिए मेहरबानी कर रख लो। लेकिन ईशान परेशान हो गया। अजनबी मुसाफिर बोला, मैं कौन सा तुम्हें रोज मिलूंगा? ये मेरी मदद करने का इनाम समझ लो, लेकिन मना मत करो, रख लो, नहीं तो मुझे दुख होगा। उस मुसाफिर ने उसे भावनात्मक कर दिया तो ईशान उसके गले लग गया और उससे पैसे लेकर जेब में रख लिया। वो मुसाफिर को छोड़कर वापस आया तो शाम के 3 बज चुके थे। अभी वो रिक्शा स्टॉप पर खड़ा करके बैठा ही था कि 3 अनजान लड़कियां उसके रिक्शे की तरफ आने लगीं। उसके पास पहुंचकर उन्होंने अपनी मंजिल की जगह बताई जहां उन्हें जाना था, तो वो हैरान हुआ। वो हैरान था कि वो तीनों अन्य रिक्शों को छोड़कर मेरे पास ही आखिर क्यों आई हैं। खैर, वो उन्हें लेकर उनकी मंजिल पर चला गया। जैसे ही वो उनकी मंजिल पर पहुंचा तो उनमें से एक लड़की ने उसके हाथ पर 1000 के 5 नोट रख दिए। वो उन्हें देखकर हैरान रह गया। ये क्या, इतने तो किराए भी नहीं बनते? तो लड़की ने कहा, हमारे पास बस इतने हैं, रख लीजिए। उनकी आवाज भी बेहद सुरीली मालूम हो रही थी। ईशान ने उन्हें कहा, मैं कहीं से खुले लेकर आता हूं, आप ठहरिए। लेकिन वो तीनों रुकी नहीं और पैसे उसके हाथ में पकड़ाकर चली गईं। वो इस तरह की अचानक हुई मेहरबानी पर हैरान था। उसने आसमान की तरफ देखा और भगवान का शुक्रिया अदा किया कि बैठे बैठे भगवान ने उसकी मदद कर दी। लेकिन जब वो वापसी पर जा रहा था तो आज भी उसे जाते हुए रात हो रही थी। आसमान पर बादल गहरे छाए हुए थे। वो जितनी जल्दी हो सके घर जाना चाहता था ताकि अपनी बीवी को ले आए और उसे उसकी जरूरतों की चीजों के लिए पैसे दे सके। वो बहुत खुश था कि आज वो अपनी बीवी को भी खुश कर देगा। जिया से शादी किए हुए 2 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी। जिया इस बात से भी बहुत परेशान रहती थी और लोगों की बातों की वजह से भी वो बहुत चिड़चिड़ी हो चुकी थी, जिस वजह से वो लड़ती रहती थी। उसे लगता था कि ईशान उसे तलाक दे देगा, इसलिए वो बहुत हताश हो रही थी और छोटी छोटी बात पर रोना शुरू कर देती थी। ईशान उसके बारे में सोच रहा था और पक्का इरादा कर लिया था कि वो कल सुबह ही जाकर जिया को मना कर ले आएगा। उसे जिया से बेहद मोहब्बत थी। वो एक बेहद समझदार इंसान था। वो ऐसा इंसान नहीं था जो माँ, बहनों और भाभियों की बातों में आकर बीवी के साथ ज्यादती करता, लेकिन बीवी भी उसकी कम ही सुनती थी, इसलिए उसे बीवी का कसूर भी नजर आता था। वो उसे कई बार नजरअंदाज कर देती थी। वो माँ को कुछ कह सकता था, ना वो भाभी को कुछ कह सकता था, और बीवी को कहकर वो उसकी नजर में बुरा बनना नहीं चाहता था, इसीलिए वो शांत होकर साइड हो जाया करता था।
बादलों ने पूरे आसमान को अपनी लपेट में ले लिया था। काली घटाएं आ रही थीं और जल्द ही बारिश की बूंदाबांदी शुरू होने वाली थी। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, बारिश ने अपनी रफ्तार पकड़ ली थी। जैसे ही वो उन झाड़ियों के पास पहुंचा, उसका रिक्शा कल की तरह आज फिर बंद हो गया। आज वो अकेला था। वो बहुत परेशान था कि अब वो क्या करे। उसने मोबाइल का टॉर्च जलाकर देखा तो उसे आज भी रिक्शा में कोई खराबी नहीं दिखी। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कोई उपाय नजर नहीं आया। रिक्शा नहीं चल रहा था और बारिश भी तेज होती जा रही थी। उसे समझ न आया कि अब वो क्या करे। वो ऐसे ही कश्मकश में खड़ा हुआ था कि उसे झाड़ियों के पास से थोड़ी सी रोशनी नजर आई। उसे लगा कि शायद कल की तरह आज भी इधर कोई हो और उसकी मदद कर दे। वो उसी रोशनी की तरफ जाने लगा। वो उस वक्त सब कुछ भूल चुका था कि रात के इस वक्त आखिर इन झाड़ियों में किसी को क्या काम हो सकता है। वो चुपचाप उस रोशनी की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो उस रोशनी के पास पहुंचा, रोशनी आगे आगे जाने लगी। तभी उसे अपना ख्वाब याद आया। उसे याद आया कि ख्वाब बहुत अच्छा था। शायद उसके साथ भी कुछ बहुत अच्छा होने वाला हो। वो ये सोचकर आगे बढ़ने लगा। बारिश की वजह से उसके सभी कपड़े बिल्कुल गीले हो चुके थे। उसने एक स्वेटर पहन रखा था, वो भी बिल्कुल भीग चुका था। अब उसे सर्दी का एहसास महसूस होने लगा था। कांपता, थरथराता वो आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वो झाड़ियों के पास पहुंचा, उसे एक दरवाजा नजर आया। वो झाड़ियों के अंदर इस तरह कोई अजीब इलाका देखकर हैरान हो गया। आखिर कैसे झाड़ियों में इस तरह की कोई चीज भी हो सकती है? उसने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक नकाबपोश औरत निकली। वो बहुत हैरान हुआ कि झाड़ियों में इस तरह एक औरत कैसे हो सकती है। उसने उससे काफी देर तक कुछ नहीं कहा तो वो औरत खुद ही बोली, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तो वो हैरान रह गया कि उनको मेरे आने की भनक कैसे हुई। क्या ये मुझे जानती है? वो कुछ पीछे हट गया और हैरान रह गया। वो कोई बहुत ही खूबसूरत सा महल बना हुआ था। वो हैरानी से डरते डरते देख रहा था कि क्या कोई महल इतना खूबसूरत भी हो सकता है। वो औरत उसे किसी एक कमरे में ले गई जहां 3 लड़कियां बैठी हुई थीं। वो देखकर हैरान रह गया कि ये वही लड़कियां थीं जिनसे वो कुछ वक्त पहले मिल चुका था। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो उन्हें किसी और जगह छोड़ा था और अब ये यहाँ पर हैं। अभी थोड़ी देर पहले की तो बात है। उसे कुछ गलत महसूस हुआ। खौफ ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। क्या वो किसी बुरी जगह पर फंस चुका है या ये कोई भूत प्रेत है? वो बेहद परेशान हुआ। अरे परेशान ना हो, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उनमें से एक लड़की बोली। तो उसकी आवाज इतनी खूबसूरत थी कि वो अंदाजा नहीं कर सका कि रिक्शे वाली लड़कियां ज्यादा सुरीली बोलती थीं या ये लड़की ज्यादा सुरीली बोल रही थी। वो यही सोच रहा था। तभी तीसरी लड़की ने भी अपनी आवाज का जादू दिखाया, लेकिन उसकी आवाज कुछ अलग थी, क्योंकि उसकी आवाज उन दोनों लड़कियों की तुलना में इतनी ही बदसूरत और खौफनाक थी। इसे यहां से जल्द से दफा करो, इसका यहां होना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उस लड़की ने जैसे बेरुखी से कहा। उसकी इतनी खौफनाक आवाज सुनकर वो सच में परेशान हो गया कि आखिर वो कहां फंस गया है। वो इतनी खौफनाक आवाज पहली बार सुन रहा था। उसे अपने दादा की सारी बातें याद आईं कि ये झाड़ियां सच में खतरनाक हैं। कोई भी यहां आता है वो बचकर वापस नहीं जाता। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था तो उसके पसीने छूटने लगे थे। आप लोग कौन हैं? मुझे यहां क्यों बुलाया है? उसने उनसे पूछा तो वो हंसने लगी। उनकी हंसी ऐसी थी जैसे कोई जादू हो रहा हो। वो हैरान रह गया कि कोई आवाज इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। हमने तो तुम्हें नहीं बुलाया, तुम खुद चलकर आए हो। इनमें से एक लड़की बोली तो ईशान ने भी सोचा कि शायद वो खुद चलकर उनके पास आया हो। उन्होंने तो उसे सच में नहीं बुलाया। तभी उसने उनसे पूछा, ठीक है, ये बता दो कि तुम लोग कौन हो और इस तरह झाड़ियों में क्यों रहती हो? ईशान ने जानने के लिहाज से सवाल पूछ दिया। हम लोग कोई आम इंसान नहीं हैं। उनके इस जवाब ने ईशान को खौफ के साथ असहज कर दिया। वो सुनकर परेशान हो गया। मुझे प्लीज कुछ मत करो, उसने डर से कहा। मैं यहां कभी नहीं आता, लेकिन मेरा रिक्शा खराब हो गया था, जिसकी वजह से मुझे मदद के लिए यहां आना पड़ा। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है, 1 मिनट भी खड़ा होना मुश्किल है। प्लीज मुझ पर तरस खाओ, मुझे कुछ मत करना। वो परेशानी और खौफ के साथ उनके आगे हाथ जोड़ने लग गया। वो औरत जो उसे दरवाजे तक लेकर आई थी, उसने उन लड़कियों को इशारा किया और उनमें से एक नकाबपोश लड़की उठी और उसे दरवाजे की तरफ लेकर गई। उसने दिल ही दिल में शुक्र मनाया कि उसकी जान बच गई। वो लड़की उसके साथ रिक्शे तक गई और उसने एक मंत्र पढ़कर उसके रिक्शे पर फूंक दिया।
मंत्र पढ़ते ही रिक्शा तुरंत ही स्टार्ट हो गया। वो हैरान रह गया कि ये वाकई कोई इंसान तो नहीं हो सकती। वो हैरानी के साथ रिक्शे में बैठ गया। नकाब पोश लड़की उसे बिठाकर वापस मुड़ गई, लेकिन वो अभी भी खौफ से भरा हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है कि इन झाड़ियों से कभी आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया, लेकिन उन लड़कियों ने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। बारिश अब लगभग रुक चुकी थी और वो इसी परेशानी में आगे बढ़ा जा रहा था। आज फिर उसे घर पहुंचते पहुंचते बहुत देर होने वाली थी, लेकिन एक दुख उसके दिल में अब भी मौजूद था कि आज फिर उसका इंतजार करने को कोई नहीं था। वो घर पहुंचा, माँ के कमरे में झांका तो माँ भी आराम से सोई खर्राटे ले रही थी। भाभी के कमरे का दरवाजा भी बंद था। उसने यूं ही खुद को तसल्ली दी और किचन में झांका। शायद आज खाने के लिए कुछ बचा हो। उसने हर चीज देखी, लेकिन आज भी वही हाल था। आज भी खाने के लिए कुछ नहीं था। उसके लिए एक वक्त की रोटी भी नहीं बची थी। उसे याद आने लगा उसकी बीवी जैसी भी थी, कम से कम उसे 2 वक्त का खाना तो प्यार से खिलाती थी। मन में वो ये सब बातें सोचता हुआ अपने कमरे में चला गया। कमरा भी खाली सा सूना सूना मालूम हो रहा था। लग रहा था जैसे इसमें कभी रौनक आने का कोई नसीब ही ना हो। वो चुपचाप मायूसी से बेड पर लेट गया और अपनी आंखें मूंद ली। आज फिर वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। आज फिर वही सपना उसके आंखों के सामने था, लेकिन वो रोशनी उसकी पहुंच से बहुत दूर होती जा रही थी। वो इसी तरह उसके पीछे भाग रहा था, लेकिन उस रोशनी तक वो पहुंच नहीं पाता। वो थक हार कर बैठ जाता और बैठे बैठे उसे न जाने कितना वक्त गुजर जाता है, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं होता। फिर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। तभी वो गिरकर एकदम से उठ जाता है। उसे जिया का बहुत सहारा था। वो चाहे जितना भी लड़ती थी, लेकिन उसे बहुत प्यार भी करती थी और बाद में माफी भी मांगती थी। उसके हर चीज का ख्याल रखती थी। उसका इस तरह लड़ना बनता भी था। उसे उसने कुछ नहीं दिया था। उसके कपड़े बहुत ज्यादा पुराने हो चुके थे, इसलिए उसको अपने आप पर तरस आता था। वो एक औरत थी और औरत को अपने हक के लिए बोलना पड़ता है, नहीं तो मर्द उसका हक भी छीन लेता है। ईशान ये सब सोचता सोचता बिस्तर से उठा और अपने कपड़े बदलने लगा। उसने अपने कपड़े बदले और दूसरे कपड़े अपने कमरे की अलमारी में ठूंस दिए, क्योंकि अगर बाहर रखेगा तो उसे बहुत ज्यादा बातें सुननी पड़ेंगी। वो आज पक्का इरादा कर रहा था कि पहली फुर्सत में ही जिया को लेने जाएगा। लेकिन ये क्या, जैसे ही वो बाहर आया तो 3-4 लोग बाहर उसके इंतजार में खड़े हुए थे। वो देखकर हैरान रह गया। उन लोगों ने बताया कि उन्हें शहर जाना है तो उन्हें रिक्शे की जरूरत है, यानी कि उन्हें वो शहर छोड़ दें। वो सुबह सुबह इतनी सवारी देखकर बहुत खुश हुआ और हैरान भी। जिया को लेकर आने का इरादा अब उसने टाल दिया और सोचा कि शाम को जाकर ले आएगा। उसने उन्हें हाँ में जवाब दिया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। हर तरफ सूरज की किरणों ने हर चीज को सोने की तरह रोशन कर रखा था। उसने मुसाफिरों को उनकी मंजिल पर छोड़ा और दोबारा अपनी जगह पर आकर खड़ा हो गया। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसे 2 मिनट भी नहीं हुआ होगा खड़े हुए और नए नए सवारी आने लगे। वो जल्दी जल्दी हर किसी को उनकी मंजिल पर पहुंचा रहा था। उसका दिल तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। कल तक तो उसकी किस्मत उसके साथ नहीं थी, उसके पास एक सवारी भी नहीं आती थी, और आज उसे 1 मिनट भी सांस लेने का वक्त नहीं मिल रहा था। शाम हो गई थी, लेकिन अभी भी इतनी सवारियां थीं जिन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाना था। अब वो बची खुची सवारियों को उनके मंजिल तक पहुंचकर वापस लौट रहा था। रात काफी हो चली थी। अब उसके सामने वही कल का खौफनाक मंजर था। जैसे ही वो उन झाड़ियों के नजदीक में पहुंचा तो उसका रिक्शा एक झटके से बंद हो गया। खौफ उसको अपनी लपेट में लेने लगा था। अब न जाने क्या होगा, वो दिल ही दिल में परेशान हो रहा था। उसको मौत अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी। उसने सोचा कि उस दिन तो इन झाड़ियों ने उसे छोड़ ही दिया था, लेकिन अब वो उसको किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। वो हड़बड़ाकर रिक्शे को स्टार्ट करने लगा, किसी तरह से वो स्टार्ट हो जाए। लेकिन वो किसी भी हाल में स्टार्ट होने को तैयार नहीं था। वो जेब से फोन निकालकर किसी जानने वाले को फोन करने को सोचा, ताकि वो जल्दी से यहां से किसी तरह से निकल सके। लेकिन ये क्या, वो हैरान हुआ कि अभी तो थोड़ी देर पहले ही उसने देखा था कि मोबाइल की बैटरी फुल थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन आज कोई भी चीज उसका साथ देने को तैयार नहीं थी। वो बेहद डर गया। तभी उसके रोंगटे तब खड़े हुए जब उसने आज फिर उस रोशनी को उन झाड़ियों से निकलते हुए देखा। तभी उसने देखा कि उसके पीछे वही नकाब पोश औरत खड़ी थी। वो उसकी तरफ ही देख रही थी। वो खौफ से उसी की तरफ देख रहा था।
वो आज फिर उसके पास खड़ी थी। उस औरत ने उसको जाने के लिए इशारा किया। तभी उसकी नजर एक और खौफनाक चीज पर पड़ी। वहां पर कोई छोटी सी बच्ची बहुत अजीब शक्ल में खड़ी देखकर हंस रही थी और वो उसे उसी की तरफ बुला रही थी। वो पीछे की तरफ हटा। उसके पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। पीछे हटते हटते उसका सर एक पेड़ से जा लगा। उसका सर पेड़ से लगते ही वो बेहोश हो गया। बेहोशी में वो मदद के लिए पुकारता रहा। उसने जब अपनी आंखें खोली तो वो एक आलीशान कमरे में था। गौर किया तो उसे पता चला कि ये वही है जिसे उसने पहले भी देखा था। वो डरा हुआ और परेशान था। उसे अचानक एहसास हुआ कि वो अब फंस चुका है। अब उसे यहां से जाना मुश्किल है। अब की बार तो उसका मरना तय है। उसने अपनी जिंदगी के सभी गुनाह याद कर लिए और भगवान से रो रो कर दुआ करने लगा कि भगवान आज किसी तरह से उसकी मदद कर दे। उसके पास इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। वो अपने खौफ में गुम था कि एक और नकाबपोश लड़की उसके पास खाना लेकर आई। वो ये देखकर हैरान हुआ कि वो उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय उसकी खिदमत की जा रही थी। उसने उससे पूछा, तुम मुझे यहां क्यों लेकर आए हो? वो नकाबपोश लड़की चुपचाप वहां से उठकर चली गई, लेकिन उसे उठा न गया। उसके सामने खाने की प्लेट रखी हुई थी, बिरयानी और बहुत कुछ था। वो सोचने लगा, कहीं इन लोगों ने खाने में कुछ मिलाया तो नहीं। मन में शंका ली वो खाने लगा। आखिर उसे जोर की भूख जो लगी थी। तभी वो औरत जो उसे यहां तक लेकर आई थी, बाकी नकाबपोश लड़कियां उसे घेर कर उसके पास आकर बैठ गईं। अब वो जोर से कहने लगा, तुम लोग अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे। ये सुनकर वो सभी लड़कियां जोर जोर से हंसने लगीं। अरे, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, बस यहां से जाने देंगे, लेकिन तुम्हें हमारी एक बात माननी होगी। उसके बाद तुम अपने घर बेफिक्र जा सकते हो, अपने काम में लग सकते हो। कैसी बात? कौन सा काम? प्लीज मुझे परेशान न करो, मुझे साफ साफ बताओ। कुछ नहीं, बस तुम्हें अपनी बीवी को छोड़ना होगा और हमसे शादी करनी होगी। उनमें से एक नकाबपोश लड़की ने जवाब दिया, मैं भला तुम लोगों से शादी कैसे कर लूं? वो बहुत हैरान हो रहा था। अगर तुम ये शर्त मानने के लिए तैयार हो तो ठीक है, नहीं तो बाकी लोगों की तरह तुम्हारा अंजाम भी मौत होगा। और जानते हो तुम अभी तक क्यों जिंदा हो? क्योंकि उस चुड़ैल को कुछ वक्त के लिए कहीं जाना पड़ गया है और उसे तुम्हारे आने की खबर नहीं है, वरना बाकियों की तरह तुम भी मौत के घाट उतार दिए जाते। जिस तरह दूसरे आदमियों का अंजाम हुआ, उसी तरह तुम्हारा अंजाम भी मौत ही होना था। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि उस चुड़ैल को यहां आने में वक्त हो रहा है, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हमारा कहा मान लो, वरना यहां से जाना तो तुम्हारे लिए नामुमकिन ही है। हम तुम्हें तब तक कैद रखेंगे जब तक वो चुड़ैल नहीं आ जाती, फिर तुम्हारा हश्र तुम खुद देख लेना। वो उसे ये सब कह रही थी और वो परेशानी से पसीना पसीना हो रहा था। अब वो क्या करे? वो काफी देर तक सोचता रहा, फिर उनकी बातों को मानने के लिए तैयार हो गया। लेकिन मेरी भी 2 शर्तें हैं, उसने उनसे कहा। कैसी शर्तें हैं? एक लड़की ने हैरानी से पूछा। क्या इंसान है जो मौत को सामने देखकर भी शर्तें रख रहा है? मेरी पहली शर्त तो यह है कि मैं इस अकड़ू मिजाज लड़की से शादी नहीं करूंगा। मुझे इसकी आवाज से भी खौफ महसूस हो रहा है, तो मैं इसके साथ शादी कैसे कर सकता हूं? उसकी इस बात पर बाकी नकाबपोश लड़कियां आग बबूला हो गईं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे ऐसा कहने की? एक लड़की ने कहा। तभी उस खौफनाक आवाज वाली लड़की ने उसे रोक दिया। अरे दीदी, इसे वैसे ही बता दीजिए कि अगर वो ऐसा नहीं चाहता तो भी इसे ऐसा ही करना होगा। शर्त मानने वाली बात नामुमकिन है, उसे अपनी शर्त बदलनी ही पड़ेगी। अच्छा, तुम्हारी दूसरी शर्त बताओ, क्या है? खौफनाक आवाज वाली लड़की ने पूछा। फिर वो बोला, मैं अपनी बीवी को किसी हाल में नहीं छोड़ सकता। इन सब के बीच वो डर गया था, लेकिन फिर भी उसने अपनी दूसरी शर्त बताई। उसे डर था कि कहीं अपनी दूसरी शर्त सुनकर भी वो भड़क न जाए। ठीक है, हमें तुम्हारी दूसरी शर्त मंजूर है। अब फिर उनमें से किसी और के बोलने के बजाय वो खौफनाक आवाज वाली जिनजादी ही बोली, चलो, मैं भी तुमसे शादी के लिए तैयार हूं। वो जिया का साथ सोचकर खुश हुए जा रहा था। लेकिन क्या मुझे यहां तुम लोगों के साथ रहना पड़ेगा? पहले शादी करो, फिर दूसरी बात करना। फिर उसने डरते डरते एक एक करके तीनों नकाबपोश लड़कियों से शादी कर ली। उनका शादी करने का तरीका बिल्कुल विचित्र था, और जब शादी की रस्म पूरी हुई तो तीनों ने एक एक करके अपना घूंघट हटाया। जब तीसरी वाली ने, जिसकी आवाज डरावनी थी, अपना घूंघट हटाया तो ईशान के कदमों तले से जमीन निकल गई। उसकी शक्ल सूरत भी बेहद खौफनाक थी। वो एकदम डर गया। उसने जैसे तैसे खुद को नॉर्मल किया और फिर बोला,
मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम लोगों ने मुझसे शादी क्यों की? तुम लोगों का मुझसे शादी करके क्या फायदा होगा? वो भी हैरान था। तभी उनमें से एक ने कहा, यह एक लंबी कहानी है। हम 3 बहनें अपने बाप के साथ रहती थीं। हम लोग अपने घर में बहुत खुश रहते थे। ऐसे ही बहुत अरसे की बात है कि हमारी बस्ती में एक बुरा शख्स आया जो बेहद जालिम था। उसका एक बेटा था। हम बहुत शालीन लड़कियां थीं, खेलती कूदती, हर वो काम करती जो आम लड़कियां इस उम्र में करती हैं। तो दोस्तों, उस दिन भी हम बात के साइड में ऐसे ही खेलती कूदती इधर उधर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तभी हमारी छोटी बहन उस बात पर चली गई। आपसे मेरा अनुरोध उस शख्स के बेटे ने वीडियो को लाइक करें और उस पर दोस्तों के साथ शेयर करें। उसने हो सके तो हमारे शादी करने की जिद अनकही को सब्सक्राइब, लेकिन उसका बाप उसकी शादी ताकि हमारी आने वाली वीडियो इसके बाद उसका बेटे के साथ रोज बहस। अगर आपके पास भी अपनी आखिर एक दिन उन दोनों के जिससे बहुत बड़ी लड़ाई के साथ शेयर करना चाहते हैं, बाप ने तैश में आकर उसे लिखकर बस थोड़ा सा वॉइस रिकॉर्ड करके, लेकिन जैसे आप चाहें हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपने ही हाथों से हमें आपकी कहानियों को सुनाने में कितने दिन पागलों की तरह चीखता चिल्लाता रहा। मिलते हैं किसी और दिन। उसने बदले के मकसद से हमारे बाप का भी धन्यवाद दिया, लेकिन उसे फिर भी सुकून न मिला। उसने हमारी छोटी बहन की आवाज और खूबसूरती छीनकर उसे बेहद खौफनाक बना दिया। साथ ही हम सबको कैद कर लिया। अब हम एक लंबे अरसे से कैद हैं। हमारी कैद से रिहाई एक ही सूरत में हो सकती थी, जब कोई आम इंसान हम तीनों से एक साथ शादी कर ले। अब हम उस शैतान की हिरासत से आजाद हैं, लेकिन हमारी छोटी बहन की शक्ल तब बदल सकती है जब तुम उसे छूओगे। तुम्हारे छूते ही यहां का हर श्राप खत्म हो जाएगा और हम अपनी दुनिया में चले जाएंगे। लेकिन एक बात और है, अब हम तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। उनकी बात पर ईशान खुश हुआ। अब वो अपनी शक्ति से उसकी मदद करेंगी और वो सही सलामत घर भी जा सकेगा। उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। वो खुशी से बोला, देखो, मैंने तुम लोगों से शादी कर तो ली है, लेकिन मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं उससे बेहद प्यार करता हूं। उन्होंने भी उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि तीनों बहुत खुश हुई। उसने आगे बढ़कर उस लड़की को छुआ और वो अपने असली रूप में आ गई। तभी देखते ही देखते वो एक भयानक जंगल में खड़े थे। उस लड़की का चेहरा अपनी दोनों बहनों की तुलना में ज्यादा खूबसूरत हो गया था। उनका श्राप भी खत्म हो गया था। तभी उन्होंने कहा, अब हमें अपनी दुनिया में जाना होगा। हम तुम्हारे साथ इधर नहीं रह सकती। तुम अपनी बीवी के साथ खुश रहना, लेकिन हमारा तुम्हारे साथ संबंध बना रहेगा। अब वो उन तीनों को वहीं छोड़ झाड़ियों से निकल आया, लेकिन जब वो बाहर सड़क पर पहुंचा तो हैरान रह गया। उसके रिक्शे की जगह एक नया रिक्शा खड़ा था। वो बेहद खुश हुआ और मुस्कुराते हुए उन तीनों लड़कियों की तरफ पलटा, तो वो तीनों भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थीं। उसने उन तीनों का दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, अब हम अपनी बस्ती में जा रहे हैं, लेकिन रोज हम में से एक तुम्हारे पास आया करेगी तुमसे मिलने के लिए, और जब तुम्हें जरूरत महसूस होगी हम उसी वक्त मदद को हाजिर हो जाएंगी। अब उसके लिए डरने की कोई बात नहीं बची थी। वो खुशी खुशी जिया को नए रिक्शे पर लेने रवाना हो गया। उसे पूरा हाल खबर सुनाया जो उसके साथ बीता था। जिया यकीन ही नहीं कर पा रही थी, लेकिन सामने खड़ा रिक्शा उसकी बातों का सबूत दे रहा था। दोनों मियां बीवी बेहद खुश थे। भगवान ने आखिर उनकी सुन ली। ईशान ने जब बीवी के हाथ पर पूरे दिन की कमाई के 5,000 रुपए रखे तो उसका मुंह हैरानी के मारे खुला का खुला रह गया। कैसे हो सकता है, हफ्ते में 1,000 रुपया कमाने वाला मैं एक दिन में 5,000 ले आया। दोनों की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी और अनजान लड़कियां आज भी उनकी गुलाम थीं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी खौफनाक कहानी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हो सके तो हमारे चैनल अनकही को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो सके। अगर आपके पास भी अपनी कोई कहानी है जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो उसे लिखकर या वॉइस रिकॉर्ड करके, जैसे आप चाहें, हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर भेज सकते हैं। हमें आपकी कहानियों को सुनाने में बेहद खुशी होगी। तो मिलते हैं किसी और दिन कोई और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।